है इट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो को स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट वन। वो आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दोनों के दोनों सेम होते हैं, एंड द आइसोमर्स डिफर्स। वो डिफर कहां करते हैं, इसके लिए वर्ड है कॉन्फ्यूगरेशन। कॉन्फ्यूगरेशन में अंतर है, या कह सकते हैं 3D में जो अरेंजमेंट है वो अलग है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है, 3D अरेंजमेंट तो हाई हाई नहीं लेनी चाहिए। चलिए बच्चों, तो ये 3 डायमेंशन में ऐसा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है या 3 है तो सचिन सर के साथ हो चुका है और चांस की बात है सेम केस मेरे साथ हो रहा था। मतलब ये सचिन सर से पूछना क्या किस्सा ओवरऑल हुआ उनके साथ, और उसने काट दिया। चक्कर क्या है ना, ये लोग बहुत कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, नाम हमको पता लग ही जाता है। तो ये मैं जीजा जी बोल रहा हूँ, मैंने मेरी बहन ही नहीं, जीजा जी कहाँ से आ गए। फिर उनका कहना नहीं मामा के, मैंने मेरा मामा भी नहीं है। फिर मैंने उसे बता ही दिया क्योंकि बैच में हूँ, मैं क्या मजे लेता उससे, ठीक है। क्योंकि सचिन सर के साथ एग्जैक्ट सेम यही कॉल आया और उन्होंने को किसी ने बता दिया ना, मतलब कि मैं एक्स टीचर बोल रहा हूँ, बरेली का एक टीचर। सचिन सर सीधे साधे आदमी, उन्होंने कहा हाँ हाँ बताइए बताइए। तो उन्होंने कहा यार वो कुछ पैसे इधर कर दो, पेटीएम वेटीएम जो भी है 1000 2000, उन्होंने कर भी दिए। उसके बाद से फोन मिला रहे नहीं मिल रहा। तो मैं समझ गया यहाँ गुड़िया कौन है, पूजा कौन है, क्योंकि हर घर में ये कॉमन नाम होते हैं ना, तो ये इस चीज का फायदा उठाते हैं। चलो मामा जी निपटे, लौट के आओ। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं बेटा। मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, कॉन्फ़िगरेशन या 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 में कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं होगी। यहां तक कोई डाउट है? लिख लिया है बेटा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इस आइसोमेरिज्म में अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं, मतलब दिक्कत होती है, थोड़ा सीरियसली समझिएगा। अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा है जब स्टीरियो के क्वेश्चन आते हैं तो स्पेशली ऑर्गेनिक में तो बहुत दिक्कत होती है, यहाँ तो इजी है, ऑर्गेनिक में तो बहुत रोते हैं। अब स्टीरियो दो तरह की है। पहली आइसोमेरिज्म का नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, तो आइसोमर्स वुड हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो कंपाउंड्स में हो सकती है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होगी या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, एक sp3 और एक dsp2। dsp2 की शेप होती है स्क्वायर प्लेनर
और इसमें दो अलग अलग तरह के एंगल हो सकते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की DSP2 में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर SP3 जिसकी शेप है टेट्राहेड्रल, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। इट हैज ओनली वन ज्योमेट्री, इट हैज ओनली वन टाइप ऑफ एंगल, ऑल द एंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। बोलो क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट? यहां पे हमने ये लिखा है कि ये टेट्राहेड्रल शेप है, इसमें ये एंगल भी 109.28 है, ये मतलब ऑल द एंगल्स आर इक्वल सेम। तो अगर यहाँ ए लीगेंड और ए लीगेंड लगा है और दोबारा यहाँ और यहाँ ए लगा है, तो ये नहीं कह सकते नई ज्योमेट्री आ गई, सेम एंगल है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकती, ज्योमेट्री चेंज ही नहीं हो सकती। अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और ये इसका बेस है, अगर आपको ये समझ में आया ना तो ऑक्टाहेड्रल बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसको ये आसान है, इसे समझ लो बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखिए क्या है। यहाँ पे M नाम है सेंट्रल मेटल का, हमने M रख दिया एक जनरलाइज, कोई भी हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्रोमियम, कॉपर, कोई भी हो सकता है। और हमने कहा 4 एक जैसे लीगेंड आ जाएं, A4 लिखा है। प्रॉब्लम पता है क्या, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं आपको MA4 में, और ये भी गारंटी मेरी सब बच्चों को याद हो जाता है MA4, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो MA4 आता ही नहीं, एग्जाम में तो आता है CuNH3 तब मैं उससे कहता हूं अबे लिंक कर ले, ये रहा Cu, ये रहा NH3, वो लिंक नहीं हो पाता। तो जरा आप लोग ध्यान रखना कि आपको शुरू से हड़काते हुए चल रहा हूं, कहते हुए चल रहा हूं कि ये MA4 का मतलब है कि सेंट्रल मेटल एक है, एक जैसे चारों लीगेंड है, समझ में आ गया, जैसे CuNH3 है हमारे कोर्स में। ठीक है, या MA3B, बोलो बच्चों ये भी समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो? 3 लीगेंड एक जैसे, एक अलग, जैसे अमोनिया 3 बारी एक वाटर, ठीक है, क्लोरीन 3 बारी एक NO2, क्लियर? या MAA होल, अरे भैया ये क्या है? AA क्या है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और मैंने तुम्हें पहले बता रखा है मुझे बाइडेंटेट 3 ही याद है, कौन कौन से? इथाइलिन डायमीन, ऑक्सलेट और ग्लाइसिन। इथाइलिन डायमीन और ऑक्सलेट यहां कह रहा हूं क्योंकि वो दोनों कैसे हैं? सिमेट्रिकल। अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन आई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इन तीनों में से कोई कंडीशन आ गई तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। एग्जाम्पल, ये लिखा है स्क्वायर प्लेनर या ड्रॉ किया है, ये है प्लेटिनम, ये है 4 अमोनिया, भैया अमोनिया को N लिख दिया है, अमोनिया है, समझ में आया? क्या दूसरा फोटो क्या बना लोगे? नहीं, दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है जिसमें कुछ अंतर दिखे? अब ये मत कहना जे वाली अमोनिया यहाँ, जे वाली यहाँ, अबे अंतर तुझे कैसे लगा कि ये है ये है? अब कोई कहे आइसोटोप हो गए तो फिर वो दूसरे कंडीशन आ गया, इनमें नहीं आया। मतलब यहाँ कोई कहे नाइट्रोजन 15 तो वो तो अलग कर दिया ना आपने, तो बात अलग है, अदरवाइज समझ में आ रहा है। अब किसी ने कहा ना 3 तो अमोनिया रखेंगे, 1 क्लोरीन रखेंगे, रख ले बेटा, ठीक है। क्या दूसरा कोई स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें एंगल्स अलग हो? जैसे अमोनिया और क्लोरीन में 90 है और अमोनिया और क्लोरीन में 180 है, ये दो हैं। कोई और बना के दिखा दो जिसमें अमोनिया और क्लोरीन में 90 या 180 की जगह कोई और एंगल हो, कोई और तरीके से दिखा दो, हो ही नहीं सकता। तो भैया ये भी नहीं होगा। इथाइलिन डायमीन लगा है, ये होता है इथाइलिन और ये होता है डायमीन, ऐसे यहां लगा है इथाइलिन डायमीन, ठीक हुआ। अब बताओ बेटा, इथेन 1,2 डायमीन, इथाइलिन डायमीन, को दूसरा फोटो बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए ये 3 अगर आ गए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां नहीं है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और स्क्वायर प्लेनर हो और ये कुछ आ जाए तो ज्योमेट्रिकल नहीं है। डन। तो ज्योमेट्रिकल है कहां बेटा? ज्योमेट्रिकल है MA2B2, MA2BC, ठीक है, या MAB2, A2BC या AB2, इन तीनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। पहले इन तीन को समझते हैं।
इन तीनों में कैसे होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जरा ध्यान दें। पहला, जानबूझ के मैं डायग्राम में हमेशा नाम लिखना चाहूंगा, ए बी नहीं लिखूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां इसी में करते हैं, ए और बी पढ़ते हैं, वहां ये आ जाता है, ये रहा अमोनिया, ये रहा अमोनिया, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन। तो अब आपका दिमाग शायद चल रहा हो, एक दूसरा फोटो बन सकता है। दूसरा फोटो कैसे बन सकता है? अभी क्लोरीन क्लोरीन में एंगल है 90, अमोनिया अमोनिया में एंगल है 90, और आपने अब ये कर दिया कि क्लोरीन यहां पहुंच गए, अमोनिया यहां पहुंच गए, और ये एंगल इनके बीच का हो गया 180। जब ज्यादा दूरियां बढ़ जाए तो इसे कहते हैं ट्रांस। ठीक है, तो याद करने के लिए हम ऐसे कह देते थे पहले टीडीएस। टीडीएस वर्ड ज्यादा बोला जाता है, सुना हुआ है टीडीएस, कहीं ना कहीं सुना है ना। जैसे हाँ, ये आरओ, पानी वानी पीने वाले आरओ के लिए बात करेंगे, वो कोई इनकम टैक्स देता है, वो टैक्स डिडक्टेबल सैलरी, टीडीएस, तो वो सुना होता है टीडीएस। व्हाट इज टीडीएस? हम ट्रांस तब कहेंगे जब डायगोनल सेम होंगे। ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ये डायगोनल सेम है तो ट्रांस। अच्छा, इसको तो बोलते ही लगता है ये सिज है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सिज कहीं बोलते हुए फीलिंग आ रही है बहनों वाली, सिस्टर्स वाली। सिज, बहने बहने पास पास ही रहनी चाहिए, दूर नहीं है, नहीं लड़ती नहीं है। ठीक है, ये ब्रो नहीं है, लेकिन फिर बाद में कहो ये सिज है तो ये ब्रो होगा, ये ब्रो नहीं है, ये सिज है लेकिन। ठीक है, तो सिज और ट्रांस क्लियर है। सिज कौन से हैं? 90 डिग्री पास वाले सिज, 180 डिग्री एकदम एक दूसरे को उल्टे हो तो क्या होगा? ट्रांस। याद रहेगा। अब बोलो ये क्लियर है, ए टू बी टू क्लियर है। इसे मैंने कल बताया था, नाम क्या था इसका? सिज प्लेटिन। काम क्या था? वेरी गुड, क्लियर है। अब ए टू बी सी, ए टू बी सी में मान लो ये दो अमोनिया लगे रहने दो, इस क्लोरीन के बाद ब्रोमीन लगा दो, फिर वही क्लोरीन के बाद ब्रोमीन लगा दो, हो गया सिस ट्रांस। अभी भी हो सकता है भैया, दो अमोनिया तो सेम है ना, तो दोनों अमोनिया को हमने मान लिया इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दोनों अमोनिया जहां पास है वो सिस है, जहां दोनों अमोनिया दूर हो गए ट्रांस हो गया, खत्म बात। तो ए टू बी सी में भी पंगा नहीं। अब बात करें एम ए बी ट्वाइस। हाँ भैया, ये ए बी क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। कौन सा एग्जाम्पल हमें आता है? हमें तो एक ही आता है इसका, हद दोगे, सिमेट्रिकल है, थोड़ा सही करो। ठीक कह रही है लेकिन ये, ठीक है, ग्लाइसीन एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। ग्लाइसीन, ग्लिसरीन अलग चीज है, वो ग्लिसरॉल को ही कहते हैं। ये ग्लाइसीन है, अगर H लगा दो वो ग्लाइसीन है, नेगेटिव है, ग्लाइसिनेटो है, और ये भी दो बारी है। ठीक है, यहाँ पे COO, फिर CH2, फिर यहाँ NH2। भैया जो बोर्ड पे अभी बना है वो सिस है ट्रांस है? कॉमन सेंस है। अभी हम इस NH2 और यहाँ भी NH2, ये दोनों NH2 90 भी दिख रहे हैं, और ये दो CO भी 90 भी दिख रहे हैं, तो सिस हो गया। और अगर यही रिवर्स करके लगा दें, यानी NH2 ऊपर दिखा दें इसका, समझ गए ना? बोलो क्लियर है, तो ट्रांस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ये पूरा ही मिटा के बनाना पड़ेगा, तो ट्रांस भी बन जाएगा। कोई डाउट? सिस ट्रांस क्लियर है इसमें? ठीक, पूछो क्या लगा है? ये कहाँ जा रही है? 3 जा रही है और क्या? अरे यार, ये पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग, शर्म नहीं आती ऐसे क्वेश्चन पूछते हुए हैं? मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं आती। हाँ, आ गई शर्म। वेरी गुड। भैया इनका क्वेश्चन ये था कि ये नाइट्रोजन, इसकी वैलेंसी हमें तो 4 5 10 दिख रही है, पता नहीं कितनी दिख रही है इन्हें, इन्हें दिख रही है, हमें नहीं दिख रही। एक्चुअली में ये प्लेटिनम है भैया। यहाँ NH जो भी नाम था, NH3 मान लो था, ठीक है, यहाँ भी NH3 था, यहाँ भी NH3 या जो भी था, यहाँ भी था, ठीक है। और ये जो हमने बनाया था, ये तो ओवरऑल शेप बनाई थी, इसमें नाइट्रोजन इधर 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 ऐसे थोड़ी जुड़ रहे हैं। इनने क्या किया, इनने सोचा हर तरफ बॉन्ड है, बॉन्ड ही बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड, उधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, इधर भी जेम्स बॉन्ड। बोले वैलेंसी कहाँ जा रही है? मैं भी हैरान हो गया, मैंने कह तो लगा सही रहा यार, वैलेंसी जा कहाँ रही है? पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो यार, कहीं नहीं जा रही, वैलेंसी वही है। बोलो भैया,
क्लियर है? M A2 B2 A2 BC क्लियर है? AB2 क्लियर है? अब पता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, विच ऑफ फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और वो ऑप्शन देता है ऐसे, PT OX ट्वाइस, PT GLY ट्वाइस, PT EN ट्वाइस, ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, ऐसे देता है। समझ में आया क्या आंसर है? समझ में आया? इट विल बी दिस वन। क्यों? क्योंकि ये बाइडेंटिकल, सॉरी अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, इसलिए। अब वहां जाके लगता है भाई सभी अच्छे अच्छे लग रहे हैं, मतलब इसमें भी शॉर्ट फॉर्म बोली गई, इसमें भी। अब किसी अनपढ़ से पूछ लो, नहीं इसका बी आंसर है, मतलब किसी को ना इसका बी आंसर है, क्यों है बताओ? बोले हाँ बी होगा। तो क्यों? बोले ये देखो यहाँ OX 2 लेटर है, EN 2 लेटर है, 2 लेटर वाला नहीं शो करता, GLY में 3 लेटर्स हैं इसलिए शो कर रहा है। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, एक कंडीशन और आ सकती है हमारे दिमाग में, और ये एनसीईआरटी में है भी, MABCD। ठीक है, M मतलब सेंट्रल मेटल, ABCD मतलब चारों लिगेंड अलग अलग। कितने आइसोमर बनेंगे? ज्योमेट्रिकल कितने बन सकते हैं? वेरी गुड। देखो बेटा, ये मैं ऊपर के मिटा दूं, चलो यही बना दे रहा हूं। MABCD में 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ये देखिए ये 3 बनेंगे, ये M है, ये A है, A के सामने B रखा, M A के सामने C रखा, M A के सामने D रखा, और जो बच गए उन्हें इधर इधर रख दो। MAB हो गया, CD यहां कर दो, AC हो गया, ये BD पान यहां रख दो, यहाँ AD हो गया, इसे BC कर दो। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? इतना क्यों हंस रहे हो? गलत बात बेटा, हंसो मत। ठीक है, तो यहाँ हमने चारों लिगेंड लगा दिए हैं। अब इसके अलावा आप देखो कोई और कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है आपको? वो मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई और लग रहा है आपको? नहीं आया? समझ में आ गया ना? सारे हो चुके हैं। जैसे कोई कहे ना कि बी और सी में एक बारी 90 होना चाहिए, एक बारी 180, देख लो होगा। बी और सी में ये रहा 90, ये रहा 180। ठीक है, तो लेट सपोज ए और डी हमने मान लिए ये हमारे मेन ग्रुप में प्रायोरिटी बेस्ड है। ठीक है, तो ए और डी अगर प्रायोरिटी है तो ध्यान से देखो, 2 बारी ए और डी में 90 होगा और 1 बारी 180 होगा। देख लो, कोई भी 2 ग्रुप आप प्रायोरिटी मान लो तो उसमें 2 बारी 90, 1 बारी 180, यानी जब भी MABCD आए तो आप कहोगे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, और उस 3 में से 2 सिस होंगे, 1 ट्रांस होगा। अगर MABCD आएगा तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे और 3 में से 2 सिस और 1 ट्रांस होगा। ये वाला पॉइंट याद कर लेना, 3 आइसोमर, 2 सिस, 1 ट्रांस, ऑब्जेक्टिव लेवल में बहुत पूछा जाता है। अरे हाँ, इस संडे का टेस्ट बता दूं, नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। बोलो बच्चों, इस संडे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ले रहे हैं, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा शाम को। और कुछ बच्चे कह रहे हैं टर्म 1, क्या टर्म 1 क्या आपके फाइनल में नहीं आ रहा क्या है? नहीं, जो आपका जो टर्म 2 में एग्जाम में पेपर आएगा उसमें टर्म 1 के क्वेश्चन नहीं आएंगे बिल्कुल भी है? यस सर, नहीं आएंगे। 50-50 है। टर्म 2 का टर्म 1 से कोई लेना देना नहीं, तो फिर टर्म 1 रिवाइज क्यों करना चाह रहे हैं ये लोग हैं? नहीं, टर्म 1 तो तुम्हारा तैयार है ना। कब है तुम लोगों का? 15 नवंबर है? कब है पेपर? 16 दिसंबर को केमिस्ट्री का है। अच्छा, इसलिए रिवाइज करना चाह रहे हो। मैं तो सोच रहा हूँ प्री बोर्ड में हो गया। चलो ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम फिर। बेटा पहला चैप्टर ले लेते हैं इस संडे को। टुडे इज फ्राइडे, हो जाएगा संडे तक तैयार पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट? बस एक चैप्टर, यस सर। एक चैप्टर सॉलिड स्टेट हो जाएगा संडे तक, अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर विद रीजन असेशन क्वेश्चंस। ठीक है, आ रहे हैं ना रीजन असेशन भी? हाँ ठीक है, तो संडे आपका टेस्ट है और वो बोर्ड सिलेबस के हिसाब से होगा, बोर्ड पैटर्न पे ऑब्जेक्टिव होगा, और वही 1 आवर का लेंगे।
और वही लगभग 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक का हो जाएगा। चैप्टर आपका यहां रख रहे हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है। पहले चैप्टर से रखना शुरू कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस संडे को सॉलिड स्टेट का प्रिपरेशन रखिएगा। टाइमिंग वही रखते हैं 12 बजे के आसपास, ठीक है। 12 बजे के आसपास इसलिए कि अगर किसी और कोचिंग में भी होगा टेस्ट 12 बजे तक फ्री हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो संडे 12 बजे सॉलिड स्टेट टेस्ट होगा। लौट के आओ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑब्वियसली 6 लोन पेयर सेंट्रल मेटल को मिल रहे हैं। अगेन पहली 3 कंडीशन वही हैं भैया, 6 एक जैसे हो जाएं या 5 एक जैसे हो जाएं और एक अलग हो, या ए होल थ्राइस हो जाए। समझ में आया? बिल्कुल पिछली वाली 3 कंडीशन। ये ए होल थ्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लेटिनम ईएन होल थ्राइस दे दिया उन्होंने, तो अगर ईएन होल थ्राइस है तो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए होल थ्राइस बहुत पूछा जाता है, ये ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा। और इसलिए पूछा जाता है, ये ऑप्टिकल करता है, ज्योमेट्रिकल नहीं करता, इसलिए इसकी बड़ी बखत है, बहुत पूछा जाता है। फिलहाल इन 3 कंडीशन में ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। भैया ये कहना चाहते हैं पीटी NH3 होल 6 लिखा है, क्या ज्योमेट्रिकल करेगा? उत्तर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 6 के 6 एक जैसे हैं, अगर 6 एक जैसे हैं तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। अब उन्होंने कहा नहीं भाई 5 एक जैसे हैं एक अलग है, अब भी नहीं करेगा। ये लिखा है A5B, ये भी नहीं करेगा। 5 एक जैसे हैं और एक अलग है तब भी नहीं करेगा। लेकिन अगर यही लिखा होता EN थ्राइस, अब भी 6 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ एक लिगेंड 2 लोन पेयर दे रहा है, 3 लिगेंड, अब भी नहीं करेगा। जे लिखा है ए होल थ्राइस, तो EN क्या है? बाइडेंटेट है, सिमेट्रिकल है, ये है AA, इसलिए ये भी नहीं करेगा। समझ में आया? तो भैया करेगा कौन? इसमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये है MA4B2 सबसे कॉमन, 4 एक जैसे 2 एक जैसे। इसके बाद MA4BC, ठीक है, मतलब कम से कम 2 में अंतर आ पाए ऐसा होना चाहिए। A4BC M, अब A की जगह हो सकता है बाइडेंटेट हो, AA ट्वाइस B2, ये और ये एक ही है, AA ट्वाइस ये है। तो ऐसे करके बढ़ती जाएगी और ये लिस्ट कहां तक जाएगी? आवाज दूर तक जाएगी, ABCDEF यहां तक जाएगी ये लिस्ट। 6 के 6 अलग हो सकते हैं, यहाँ एक एक करके अलग ही करेंगे। अभी C लगाते, D लगाते, E लगाते, ऐसे F भी। तो ये आ गया MABCDEF। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? कितने आइसोमर बनेंगे? जैसे पिछली बार मैथमेटिक्स लगा के बताए तो 3 बनेंगे, अब कितने बनेंगे? इसके आइसोमर बनेंगे 15, ठीक है। वो मैथमेटिक्स का एक तुम्हारा APGP TP कुछ होता है, वो क्या होता है, इसके कॉम्बिनेशन A के साथ जब बनाओगे 5 बनेंगे, फिर B के साथ बनाओगे 4 बनेंगे, फिर C के साथ बनाओगे 3 बनेंगे, D के साथ 2 बनेंगे, फिर 1 बनेगा। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 सब जोड़ के देखो 15 आएगा। तो इसके 15 आइसोमर है। और इसमें सिस कितने, ट्रांस कितने, ये नहीं निकालना। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ग्रुप्स हैं सारे, तो सिस ट्रांस वर्ड यहाँ नहीं लगाते। बोलो पहले यहां तक क्लियर है? लिख लो भाई लोगों, जल्दी लिख लो। नेक्स्ट, गुड। अब मैं A4B2 पहले बना के दिखाऊंगा, फिर एक आध और बना के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मिटाई दे, गुड। मिटा दूं? जल्दी करो, डन। तो बेटा अब A4B2 बना के दिखा रहा हूं, और इसमें भी ना कई बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक करते हैं। जल्दबाजी में क्या मिस्टेक करते हैं? ये देखो भैया, मैंने लगाया प्लेटिनम, प्लेटिनम में मैंने कहा भाई ये अमोनिया है, ये भी अमोनिया रख दो, जे जे भी हम ये Cl रख दो, जे अमोनिया रख दो, जे अमोनिया रख दो, और जे Cl रख दो, ठीक है। ये बेटा क्या है? सीजर ट्रांस है। समझ में आ रहा तुम्हें क्या है? ये सीजर ट्रांस है।
इसीलिए मैंने टीडीएस पढ़ाया था। यहां देखो ये डायगोनल सेम है, जे भी डायगोनल सेम है, जे भी डायगोनल सेम है। जब सारे डायगोनल सेम होते हैं ट्रांस होती है, ये ट्रांस है। अब इसका अधिकतर बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है। अब बेटा जरा सोच के देखो, अब आपको मैंने इसलिए बनाया नहीं था पहले, ये तुम्हें समझ में आ जाता। अब देखो ध्यान से, ये तो अंधे को भी दिख रहा है सिज है, ये जो दोनों पास दिख ही रहे हैं तुम्हें, सिज हो गया। इज इट क्लियर? अच्छा अब ये बताओ, जे क्या है, सिज है या ट्रांस है? ये पीटी है, जे क्लोरीन और जे क्लोरीन, जहां जे अमोनिया, जे अमोनिया, जे अमोनिया, जे भी अमोनिया, जे और ये और ये, मतलब दीज टू आर डिफरेंट और सेम और व्हाट? ये और ये क्या है? हट गया, सेम है या इनकी फॉर्म अलग अलग है? सिस 1 2 है या एक सिस एक ट्रांस है, क्या है? बोलो जल्दी। मतलब सिस है लेकिन अलग अलग है, और सेम का मतलब तो वही चीज दोबारा है। देखिए समझिए इसे, आप बात सही कह रहे हो। ये देखो, ये मैंने ये चार बनाए, दिख गए? चार दिख गए? मतलब इस सेंटर से इधर 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 ये चार लगे हैं, चार लिगेंड। ये आया ऊपर से एक ग्रुप, इसके लिए JB90, 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 ये ऊपर और नीचे ये ग्रुप है। तो एक्चुअली पेपर पे हम दिखा नहीं पाते, हम इन चार को पेपर पे कैसे दिखा रहे हैं? और ये रहा ऊपर और ये रहा नीचे वाला ग्रुप, तो ये ऐसे है। अब समझ में आया? अब इसके लिए ये हो या ये हो या ये हो या ये हो, सब एक ही बात है। समझ में आ रहा है? इसके लिए जो अलग है वो कौन है, मतलब इन चारों से अलग कौन है? जो नीचे लगा है वो 180 पे, बाकी सबके लिए डिस्टेंस भी बराबर है। तो भैया जेबी सीज है, जेबी सीज है, बल्कि एक ही चीज है, देयर इज नो सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब अगर ट्रांस बनाना था तो यहां ले आते Cl, यहां ले आते अमोनिया। बोलो क्लियर है? बन गया सिस ट्रांस, बना लो इसका A4B2। और इसके लिए हम वो TDS यूज करते हैं। अब जरा यहाँ देखना डायगोनल के बारे में, ये वाला डायगोनल तो सेम है, लेकिन तीन डायगोनल है ना। अच्छा ये भी डायगोनल सेम है, ये भी डायगोनल, डायगोनल तीनों सेम है, ट्रांस। जे डायगोनल सेम है, लेकिन जे और ये दो डायगोनल डिफरेंट है, तो तीन में से दो डिफरेंट है सिस। ठीक है, डन। तो ये ना सिस और ट्रांस की फोटो जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो ट्रांस है, ध्यान से देखो, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है सिमेट्री, ऊपर की इमेज नीचे की इमेज बराबर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्योंकि इतना आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। या ये कहें इसकी मिरर इमेज बनाए तो बिल्कुल यही बनेगी, और अगर मिरर इमेज बिल्कुल यही बन रही है तो तब हम कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है क्योंकि मिरर इमेज ओवरलैप कर रही है। डन, सिस ट्रांस क्लियर, बन जाएंगे। एक और बना लेते हैं, बुक्स में इतने सारे दे रखे हैं, हम दो तीन तो बना ही सकते हैं, ज्यादा ना बनाए तो। भैया ये लिखो है प्लेटिनम, प्लेटिनम से जान लगो है EN, EN का हो NH2 CH2 फिर CH2 फिर NH2, ये EN ग्रुप ऐसे दिखाएंगे हम। तो जहां भी लगो EN, ठीक, जे लगो Cl, जे लगो Cl, ठीक। तो ये क्या हुआ, MAA ट्वाइस B2, समझ में आया? MAA ट्वाइस B2 समझ में आ रहा? और अब हमने क्या करो, JEN जान लगा दो, JEN जान लगा दो, और JCl यहां लगा दो। बताओ कौन सा सिस हुए, कौन सा ट्रांस है? पहला वाला ट्रांस, और जो वो वाला ट्रांस, और जे EN ग्रुप बनाओ तो। अरे वही EN है यार, EN को हम ऐसे लिख देते हैं फोटो में। बोल बेटा, डन। दोनों एक ही है, दूसरा है ही नहीं कोई अभी, जे और जे एक ही तो है। अरे भैया 180 पे जे ही है,
180 पे क्लोरीन, ये क्लोरीन से तो अंतर कर रहे थे, इनसे तो अंतर हो भी ना रहा, ये तो सेम बने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में ये प्रैक्टिस करनी है सेम कब होते हैं। और अब हम इसको अलग करके दिखा दे रहे हैं, हम इसको अलग कर दे रहे हैं, जेलो जेहोगो सिस जेहोगो ट्रांस। बोलो बादशाह, दसो जी, कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सिस ट्रांस समझ में आ गया? मिटा दूं? तो ये हुआ भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इतना बहुत है ज्योमेट्रिकल में, तुम्हें समझ में आ गया तो हेडिंग डालो अगली और आखिरी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या है? ये तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं एक बारी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। अगर दो कंपाउंड हैं और उन दो कंपाउंड में जो अंतर है वो ऑप्टिक्स में है। फिजिक्स में पढ़ लिया ऑप्टिक्स, लाइट पढ़ ली नहीं पढ़ ली? चल रहा है अभी? चलो किस्मत वाले हो, चल रहा है। आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं लगता, बोले अच्छा कब आई कब चली गई, पता ही नहीं लगा लाइट, मतलब कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ फील ही नहीं होने देते फिजिक्स के टीचर कई बार। और एक दो को तो पता भी नहीं चलता हीट 11th में 12th में, बोले लगी नहीं गर्मी हमें तो निपट जाते हैं। फिजिक्स में ऐसा ही कुछ है। फिलहाल ऑप्टिकल मतलब क्या, ऑप्टिक्स से है। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या हुआ, प्लेन पोलराइज लाइट से, पीपीएल से। ठीक है, व्हाट इज दिस? प्लेन पोलराइज लाइट क्या थी? पोलराइज लाइट क्या थी? जिसके सारे वाइब्रेशन एक प्लेन में होंगे। फिजिक्स में आपने अगर पढ़ लिया हो तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा चैप्टर है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और वहां ये पढ़ाया जाएगा आपको। मतलब मैंने यही कहा पढ़ाया जाएगा, ये थोड़ी कहा तुम्हें समझ में आएगा। वहां ये पढ़ाया जाएगा ऐसी लाइट होती है जिसके वाइब्रेशन हर प्लेन में होते हैं, और उसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, और अब जो लाइट निकल के आती है तो उसके सारे वाइब्रेशन एक प्लेन में होते हैं। और ये वाली लाइट बाद में कहलाती है पीपीएल, प्लेन पोलराइज, ये कहलाती है अनपोलराइज, और ये कहलाता है निकोल प्रिज्म, जो कि कैल्साइट या CaCO3 का बना होता है। इसे बाई रिफ्रैक्टिंग कहते हैं, और इसमें कोई ब्यूस्टर लॉ म्यू इक्वल टू 10 IP लगता है, जिससे डबल रिफ्लेक्शन होने के बाद सारे लाइट कट के एक प्लेन में आ जाती है। इतना समझ में आ रहा है? मुझे इतना ही पता है, इसके अलावा मुझसे पूछना भी मत, ठीक है? हाँ नहीं, तुम तो 4 दिन बाद, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ ना, मैं तो हर साल झेलता हूँ। 4 दिन बाद तुम तो जब चैप्टर पढ़ लोगे तुम्हें 10 चीजें और पता होंगी, ठीक है? मैं फिर तुमसे कहूँ भाई देख केमिस्ट्री में इतना ही चाहिए, तो इसलिए मुझे इतना ही पता है, इतने की मुझे जरूरत है। और इसे सरल कर रखा है मैंने कि आप इसे आज की भाषा में लेजर बीम मान लो। जैसे अगर आप एक ऑर्डिनरी मोमबत्ती जलाते हो, बल्ब जलाते हो ऑर्डिनरी, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, चारों तरफ लाइट फैलती है, डन? तो इसको हम कह रहे हैं यूपीएल। ये दिख रहा है चारों तरफ तीर चल रहे, यूपीएल। और जब आप लेजर टॉर्च जलाते हो तो वो लेजर बीम इधर 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 नहीं जाती, वो एक स्ट्रेट उसमें जा रही है। ये हमारी प्लेन पोलराइज, मेरी भाषा में ये है, फिजिक्स वाले जाने वो जो कहें, ये हमारी लाइट है जो सीधे जानी चाहिए। डन? अब प्रैक्टिकल समझना क्या है। प्रैक्टिकल, हमने एक ऐसा सब्सटेंस लिया जिसको इस लाइट के पाथ में रखा, लाइट आई, यहां आने के बाद हमारी इच्छा ये थी लाइट यहां आके टकराए, लेकिन कई बार ये लाइट आने के बाद जहां टकरा रही है, कई दूसरा सोल्यूशन लिया लाइट आने का जहां टकरा रही है, और कभी कभी लाइट अलग भी यहां टकराई। ये एक कंटेनर नहीं, समझ में आया? ये 3 अलग अलग बीकर रखे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, किसी एक बीकर में ऐसे चली गई, एक में ऐसे। और कमाल की बात है इन तीनों बीकर में जो लिक्विड था सेम था, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम है, खाली एक प्रॉपर्टी में अंतर है। किस प्रॉपर्टी में अंतर है? ये लाइट की एक्टिविटी में, ठीक है? और इसे सरल करने में, ये ऊपर नीचे वर्ड तो बोलेंगे नहीं है, तो इसके लिए सरल करने के लिए हम कहते हैं कभी कभी लाइट क्लॉकवाइज मूव करती है, कभी एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, और कभी मूव नहीं करती। तो अगर हम कह रहे हैं लाइट क्लॉकवाइज मूव करती है,
तो उस आइसोमर का नाम रख दिया है डी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या राइट हैंड फॉर्म। डी फॉर्म और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है। अगर लाइट हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो एल फॉर्म लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म कहलाती है। और अगर लाइट सीधे चली जाती है तो हम कहते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस। समझ में आया क्या कह रहे हैं? फिर सरल भाषा में समझो। भैया हमने कहा हमारे पास एक लाइट है, जो लाइट कैसे चलती है? सीधे चलती है, सीधे, ठीक है, प्लेन में, एक प्लेन में चलती है, ठीक। और 3 जगह से अलग अलग चीनी खरीद लाए तुम, ग्लूकोज, एक लेट सपोज अंबानी के यहाँ के ले आए, आजकल ज्यादा नाम चल रहा है, किसानों से खरीद के उनने ले ली थी, ठीक है। और एक डायरेक्ट तुम किसान से ले आए, और एक तुम अपने बनिए के यहाँ से ले आए, किसी के यहाँ से, 3 चीनी के सोल्यूशन रख दिए। अब तुमने क्या किया? वो लाइट उनमें पास की, डन। तो जो तुम अंबानी के यहाँ से चीनी लाए थे, लेट सपोज उससे लाइट सीधे निकल गई, ठीक है, कहीं डेविएट नहीं हुई। तुमने देखा किसानों से चीजें खरीद के लाइट को घुमाने वाली शक्ति भी खत्म कर दी, अब लाइट ही नहीं घूम रही, सीधे निकल गई। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? अब यहां पे लाइट नहीं घूम रही और बाकी 2 में लेट सपोज घूम रही है, ठीक है। तो आपको अंतर क्या दिखा वो समझो खाली। जहां लाइट नहीं घूमी वो वाला आइसोमर कहलाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव, और जहां लाइट घूम रही है वो आइसोमर क्या कहला रहे हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। और एक्टिव फिर 2 तरह के हैं। कौन से 2 तरह के हैं? या तो क्लॉकवाइज या एंटी। यही जनरल लाइफ में भी होता है। जैसे कोई मुद्दे में मैं आपसे पूछूं, लेट सपोज इससे मैंने पूछा, हाँ भाई तुम्हारा किसानों के बारे में क्या विचार है, तो कोई एक बच्चा ये कह सकता, माफ करो हम तो कोई लेना देना नहीं, तुम दूर जाओ, ये बातें किया मत करो, एक तरीके। बाकी 2 कैसे माफ करो हम बोलेंगे इसमें, तो उन 2 में क्या होगा? कोई एक पॉजिटिव होगा, कोई एक उसके अपोजिट होगा, नेगेटिव होगा। ये 3 टाइप के। तो एक टोटल लाइट घुमाते ही नहीं है, और एक लाइट के कान पकड़ के क्लॉकवाइज फेंक देते हैं और एक पकड़ के एंटी। अब ये रिसर्च हुई कि ये लाइट ना घुमाने वाली हरकत या घुमाने वाली हरकत आती कहां से? तो इनिशियल साइंटिस्ट ने सोचा कहीं ना कहीं क्रिस्टल्स होंगे, और क्रिस्टल की कुछ डैजलिंग एजेस होंगी, उस एज से टकरा के लाइट घूमती होगी, क्रिस्टल्स। बाद में पता चला क्रिस्टल छोड़ो, एक्वस सॉल्यूशन में भी लाइट घूम रही है, जहां कोई क्रिस्टल नहीं है वहां भी लाइट घूम रही है। तो उन्होंने इनके फॉर्मूलेस पे जब रिसर्च की तो ये पता चला कि अगर कोई कंपाउंड कायरल है, कायरल वर्ड बोल लो, चिरल वर्ड बोल लो, एसिमेट्रिक वर्ड बोल लो, वो है। तो व्हाट इज कायरल कंपाउंड? ऐसा कोई कंपाउंड जो डिसिमेट्रिक हो। डिसिमेट्रिक कहने का मतलब किसी तरीके की सिमेट्री उसमें ना हो। किसी में मतलब 3 सिमेट्री हमें देखनी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बेटा चौथी सिमेट्री कौन सी होती है? वेरी गुड, एक और होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। कई कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कई ऐसे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव हैं लेकिन नहीं है। तो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैज नो रोल इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बाकी 3 सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए। तो कंपाउंड कौन सा कायरल माना गया है? जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जो 3 है वो एब्सेंट है। डन। अब तुम कहां एग्जाम में बैठ के ढूंढोगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये वो? तुम एक सिंपल बात ध्यान रखोगे, क्या कि अगर कंपाउंड की मिरर इमेज बनाओ और वो जो मिरर इमेज है वो इस पे सुपर इम्पोज कर जाए। देखो वर्ड कितने टफ रखते हैं, सुपर इम्पोज। अंग्रेजी ना आती तो बड़ा परेशान हो जाए। व्हाट इज सुपर इम्पोज? अरे छोड़ यार, काहे एक के ऊपर एक, जो वैसा ही दिखे जैसा पहला दिख रहा था। मतलब इसे ना भी देखें पहले को तो बिल्कुल वही दिखे, उसमें अंतर ना हो। सरल भाषा क्या है? जैसे अंग्रेजी की अल्फाबेट ए है, याद आया? इसे शीशे में देख, ये ही दिखेगा, ठीक है, तो हम कहते हैं ये है सुपर इम्पोज। अंग्रेजी की अल्फाबेट बी है, इसे शीशे में देख ये ऐसा दिखेगा, हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पोज। तो ये मत कहना, मतलब है तो मतलब यही वैसे उठा के रखना, लेकिन हमारा सिंपल मतलब क्या है कि मिरर में अलग दिखता है, मिरर में कुछ अलग दिखता है, बिल्कुल वैसा नहीं दिखता जैसा है। ये मिरर में भी वैसा ही दिखता है जैसा पहले था, तभी सुपर इम्पोज हो रहा है। लेकिन बाकी ये है पूरा 3 डायमेंशनल गेम, तो मिरर का कोई सेंस ही नहीं होता ज्यादा, ठीक है, क्योंकि 3 डायमेंशन में 360 के एंगल में हमें देखना होता है बेटा। तो ये तो जस्ट प्लेन है तो दिख रहा है आपको,
360 के एंगल में सोचना थोड़ा भारी पड़ता है। तो आप जरा सरल भाषा में ये याद रखें कि अगर एकदम वैसा दिख गया तो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और अगर उल्टा दिख गया तो ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे 3 या 4 पॉइंट दे रखे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। यहाँ एनसीईआरटी ने एक पॉइंट ये दे रखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये आइसोमेरिज्म अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। होनी चाहिए sp3 वाले में, लेकिन है नहीं। मतलब अभी तक हम प्योर डी या एल ये वाला खोज नहीं पाए हैं कॉम्प्लेक्स। रिसर्च चल रही है बेरिलियम के एक कंपाउंड में, लेकिन अभी भी आइसोलेट नहीं हुआ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमें पढ़नी नहीं है। अब हमारा रायता खाली इतना रह गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो हमें ये आइसोमेरिज्म सिर्फ और सिर्फ कहां देखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में उन्होंने एक पॉइंट ये कहा है कि अगर चीलेटिंग लीगेंड हो तो ये कंपाउंड आसानी से फ्रीक्वेंटली शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यानी बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लीगेंड जो रिंग बनाते थे, उसमें एक एंगल का हर्डल आ जाता है, चीलेशन हो जाता है। तो जहां बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट है वो आसानी से शो करते हैं, वो ज्यादातर शो करते हैं। इसके बाद उन्होंने पॉइंट दे रखा है कि अगर सिज और ट्रांस हैं तो ट्रांस सिमेट्रिकल होती हैं, यानी उसकी मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इंपोज हो जाती है, तो वो नहीं शो करते। सिज वाले शो करते हैं। बाकी आप ड्रॉ करके देखेंगे। फिर कहा है MAA होल थ्राइस जब आएगा, तो MAA होल थ्राइस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा था, लेकिन ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो एनसीईआरटी के ये 4-5 पॉइंट है, इसे लिख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिख लो। डन, इट फिनिशेस GI एज वेल एज OI, ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म हो गई, अब हमें थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, चलिए।